get you for inviting us here today to discuss about civil services. तो वापस चले I was listening to one person, that group club that is there, and the two person who was standing here and they were asking questions to many of you. कि आप में से कितने लोग civil servant बनना चाहते हैं? कुछ लोगों ने हाथ उठाया. And the person who was standing here, the boy who was standing here, he said मुझे पता है कि काफी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन एक झिझक है, including उनको भी, कि वो सामने नहीं है. So let us talk about this झिझक about civil services. Yeah. दूध पीने This is one of the examinations which is most sought after examinations in the country. है ना, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं तो ये है कि ये एग्जाम देना है. कुछ लोग वो हिम्मत कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. दिखा भी रहा इधर. Now the question is कि हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? है ना, because there are so many myths around this नींद आता है. exam. People think that this is very difficult exam. Of course, any exam in India is very tough. It is very difficult because of population to post ratio. है ना, कौन सा एग्जाम है जो आसानी से निकल जाता है? रेलवे में आप ग्रेड सबसे लोअर ग्रेड से लेके हाईएस्ट ग्रेड तक देख लो, एक और वैकेंसी निकलती है, कितने लोग जाते हैं, है ना? तो that is, see, I say that this exam, of course, it is difficult in the sense that yes, you have to do hard work. You have to be very dedicated, you have to be very honest in your preparation, and you have to be honest to yourself, not to anybody else. But this exam is very doable. है ना, ये एग्जाम किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं. This is one of the examinations where you will see that there is a lot of diversity. People from across the sections in India are getting qualified. You will see that people from the remotest part of the country are qualified for this exam. People from the humblest of the backgrounds, है ना, हम कहते हैं अमीरों का एग्जाम है, अलीट एग्जाम है, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स जो है डेली वेज लेबरर्स का काम करते हैं, कुछ खुद भी दिहाड़ी का काम करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं. है ना, आपने भी आजकल सोशल मीडिया सबने देखा है, आपने कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे आपके सामने आते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल होता है. फिर एक झिझक होती है हमारे मन में कि हम तो शुरू से गांव के स्कूल में पढ़े हैं, या हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़े हैं, या we have never been very like we have not been into a fluent English medium school, so it is very difficult to clear this exam. But if you see, there are candidates who are qualifying this exam who have studied from vernacular schools or vernacular mediums. So ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है ना, ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं ये हमसे नहीं होगा. एंड इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स, हर साल जब रिजल्ट्स आते हैं और आप रिजल्ट्स का एनालिसिस करो तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो अपने स्कूल या कॉलेजेस में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हों. फॉर गेटिंग इनटू दिस एग्जाम यू डोंट नीड टू बी टॉपर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ना ही आपको एक बहुत किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना है. अगर आपको स्पेशलिस्ट यूपीएससी को चाहिए होता तो बोलता एक फला सब्जेक्ट में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप उसका पीएचडी करके आओ. ठीक है, तो दे आर नॉट, दिस इज अ वेरी जनरलिस्ट एग्जाम, दिस इज अ वेरी डूएबल एग्जाम. है ना, देयर आर सो मेनी मिथ्स अराउंड दिस. एंड द मिथ इज दैट दिस इज द टफेस्ट एग्जाम ऑन द अर्थ. व्हाई टफेस्ट एग्जाम? Of course, you need 1 year or 2 years of hard work, dedicated hard work, and then what you have to study. People say it is tough because what happens is like after our schooling we go for graduation, and in graduation we have a particular niche. या तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, and now when you are writing this exam you have to write all the subjects in your GS. 13,000 वोट से आगे है, जीत जाएगा कंफर्म. इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल अरे साइंस, 13,000 वोट से आगे है भाई. पढ़ना पड़ता है और ये 15वां राउंड है 18 में से. एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना होता है और हमारे स्कूलों में हमने एप्लीकेशन पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ रटा है. सो दैट इज व्हाई वी सी दैट देन वी से दैट यार ये तो बड़ा टफ है. मैंने तो इकोनॉमिक्स किया, मुझे आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है. मैंने तो आईआईटीज में जाकर के सिविल इंजीनियरिंग की है, अब तो मुझे जो है यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़नी है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई पीपल से इट इज टफ बिकॉज नाउ वी आर यूज्ड टू बी लाइक इनटू अ पर्टिकुलर नीश. है ना, एक अपने एरिया के अराउंड हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको एक बहुत वेरिड वैरायटी पढ़नी होती है. बट बिलीव मी
These are the things that we have already gone through. We have studied them somewhere in our schools. है ना, स्कूल में सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते थे, पास होने के लिए पढ़ते थे, बट नाउ यू हैव टू लुक इनटू इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसलिए कई बार लगता है ये एग्जाम बहुत टफ है। एंड द लेडी हु वाज स्टैंडिंग हियर फ्रॉम दैट 1% club, she said 1 million people, 10 lakh people appear for this exam. Of course, it is said that statistics, it is showing that around 8 to after 10 lakh people कहीं इसके बराबर का आपने कंपटीशन ऑलरेडी क्लियर किया है। तो दिमाग से ये डर तो निकाल दो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सा एग्जाम है। हाँ, डिफिकल्ट है अगर आप मेहनत से और पूरे डेडिकेशन के साथ और इस एग्जाम को बिना समझे अगर आप तैयारी कर रहे हो तब तो ये डिफिकल्ट है ना। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ कंपटीशन एंड एवरी कंपटीशन हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। Civil service is what? This is just a government job. Like any other job, you are also having certain skill sets which are required for this job. So if you understand those skill sets which are required for that, you can directly hit the demand of the exam, because through your prelims, mains or your interviews, they are trying to see whether you are fulfilling the demand for the position that you are applying for. ठीक है, तो ये एग्जाम टफ नहीं है, ये एक आपका जो है पूरा आप स्मार्टली प्रिपेयर करो तो हर जगह से आपके यहाँ पे इंडिया में बच्चे रिमोटेस्ट पार्ट जहाँ इंटरनेट भी नहीं है, कई बच्चों ने शहर में देखा होगा वो इंटरव्यू के टाइम पे पहली बार दी आपने और वो एग्जाम क्लियर कर लिया। कई बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा सवाल है, उनको डर लगता है। तो ये यूपीएससी ने कहा नहीं है कि अंग्रेजी का एग्जाम है। यूपीएससी इज गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस टू चूज योर मीडियम ऑफ दिस एग्जाम। You can write this exam in English, you can write this exam in Hindi, और अगर कई लोगों को लिखना तो मतलब they are more comfortable in writing but they are not very good in speaking. So at the time of your interview, which UPSC calls personality test, they are giving you option. आप अपनी भाषा में बोलो ना, आपको जो है मान लो आपको तमिल में देना, तमिल लिखो उसमें, वो इंटरप्रेटर बैठाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम टफ नहीं है। Then there is another myth. People say that unless until you have deep pockets, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर बड़े शहर में जाके प्रिपेयर कर सकते हो तभी ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ऐसा भी नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे जो है छोटे छोटे शहरों से ये एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। People say that coaching is very important for this exam, and I being from the coaching institute, I say that those people who do not have any kind of the idea or background, उनकी लाइफ थोड़ा कोचिंग आसान कर देती है। But yes, coaching or no coaching, it does not make much difference if you are not working hard. आप कोचिंग के सब बच्चे भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। एक ही टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है, उसमें से 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर कोचिंग में सिलेक्शन होती तो सारे बच्चे होते, है ना। तो कोचिंग इज लाइक अ फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप कोचिंग आते हैं, आप ज्वाइन करिए, बट डोंट थिंक कि कोचिंग ज्वाइन करना इज अ श्योर गारंटी ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। You cannot shy away from your hard work. आपको अपनी मेहनत इस एग्जाम में करनी पड़ती है, और यही मेहनत है जिसको लोग कहते हैं बहुत टफ एग्जाम है, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और हमें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, है ना। So this exam is very doable. Every year you will see that many candidates are qualifying this exam twice, thrice, है ना। एक बार लक काम कर सकता है, 2 बार कर सकता है, कईयों ने 5 बार लक में काम किया, 5 बार लिस्ट में नाम है, 600 रैंक से लेके फर्स्ट 10 तक पहुंच जाते हैं, हर बार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्या ये लक है हर बार, या उनके कोई सैट ड्राफ्ट है? यूपीएससी इज वन ऑफ द फेयरेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम? दिस इज योर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस इज गिवन बाय यूपीएससी, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, तो आप इस एग्जाम को समझ सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस एग्जामिनेशन। एवरी ईयर द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड इन फेजेस। 3 आपके पड़ाव आते हैं इसमें। फर्स्ट इज योर प्रीलिम्स,
Second is your mains, and then you have your personality test. Prelims is basically आपका जो है यहाँ पे elimination round होता है ना, maximum people they are eliminated in the prelims, है ना. main आपकी fight is in mains. prelims is your multiple choice questions आते हैं आपको. आपका एक CSAT होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक GS होता है. इसका पूरा सिलेबस आपको UPSC के वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो दिस इज योर की टू ओपन द लॉक फॉर योर नेक्स्ट स्टेज, दैट इज योर मेंस. और एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस में जाते हो. मेंस इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव, है ना. दिस इज अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू नहीं चलने वाला है आपका. ठीक है, सो मेंस में यू हैव टू स्टडी जीएस, एंड जीएस इंक्लूड्स योर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी. आपका जो है it is divided into papers. Paper 1 is your history, geography, social issues, art and culture. ठीक है, paper 2 is basically your polity, governance, international relations. Paper 3 is basically economics, disaster management, science and technology, internal security. ठीक है, ये सारा आपका ecology, environment. And paper 4 is about ethics. And then these 4 papers are compulsory for everyone. And then they are asking you to write one essay paper also. निबंध का भी एक पेपर होता है which is common to all the students. So you have to write one essay also. And essays are very interesting. If you see the topics of the essay, ये नहीं सोचना कि भैया I am from a engineering background, मैं कैसे लिखूंगा, या फिर मेरा जो है मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसे कैसे लिखेंगे. Everybody is writing this paper. This is very interesting paper. Basically, it's a test of your personality through your writings. And then you have to choose one optional. And optional is where UPSC is giving you full freedom to choose any of the subjects which is given in the list. It's not that आप engineering आपने की है, क्यों की है engineering? क्योंकि माँ बाप ने बोला engineering करो, but you are not at all interested in engineering. And you are not comfortable in taking up engineering as an optional in your mains. UPSC is not stopping you. UPSC is saying history अच्छी लगती है, history में लिखो. मैथिली लिटरेचर अच्छा लग रहा है, उसमें लिख लो. आपको संस्कृत अच्छी लग रही है, आप संस्कृत में लिखो. So they just want that the best of you should come out, rather than forcing or imposing something on you. They are giving you the opportunity to write in the subject where you are most comfortable, where you can give your best. ठीक है, so you have these papers in your mains, and then you have a compulsory language paper also. है ना, लैंग्वेज का पेपर है आपका, अंग्रेजी का है, एक लैंग्वेज का पेपर है, तो आपको वो कंपल्सरी आपको पास करना होता है. इफ यू डू नॉट क्वालिफाई दैट तो आपके मेंस के पेपर चेक नहीं होते. एंड द फाइनल थर्ड स्टेज, वंस यू क्वालिफाई योर मेंस, इज योर पर्सनालिटी टेस्ट. एंड रियली इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, है ना. हम इंटरव्यू बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो है नॉलेज टेस्ट नहीं है, ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट है. And of course, overall personality depends on your knowledge, your wisdom, your experience, है ना. आपकी पूरी personality जो है वो 20 मिनट के अंदर अच्छे से देख लेते हैं. ठीक है, personality in the sense whether you or this personality is well suited for civil services or not. है ना, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज के पर्सनालिटी टेस्ट में कम नंबर आए तो आपकी पर्सनालिटी में कोई फॉल्ट है. पर्सनालिटी आपकी सूट नहीं कर रही होगी सिविल सर्विसेज के लिए, हम किसी और चीज के लिए बने होंगे, है ना. सो फाइनली वंस यू क्वालिफाई मेंस, यू आर एंटरिंग योर पर्सनालिटी टेस्ट, एंड देन द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एंड द मार्क्स ऑफ योर मेंस एंड योर पर्सनालिटी टेस्ट दे आर एडेड अप, and उसके basis पे merit list is prepared. And when you are writing your mains and you are taking up your interviews, that time UPSC is asking you to fill up a form which is called as DAF, Detailed Application Form. It is like a horoscope. आप किस दिन पैदा हुए थे, आपके माँ बाप कहाँ से हैं, आपने कहाँ क्या किया है, आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा जो है वो आपका पूरा हॉरोस्कोप यूपीएससी के सामने होता है. ठीक है, तो डैश में दे आर ऑल्सो आस्किंग यू कि आपको आपकी चॉइस क्या है, आप कौन से स्टेट को प्रेफर करते हो, कौन सी सर्विस को प्रेफर करते हो. ठीक है, किसी को आईपीएस पहले बनना है, किसी को फॉरेन सर्विस पहले चाहिए, किसी को आईएएस पहले चाहिए, तो दे आर आस्किंग फॉर योर प्रेफरेंस ऑल्सो. बट द रियलिटी इज दैट डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स,
of your mains and your आपका जो है interview, and then number of vacancies and आपका vacancies in a particular cadre in that year आपका allocation होता है, ठीक है. So that is at the end of this whole thing we can say beggars are not the choosers, तो वो finally आपको select करके देते हैं. But yes, अगर आप fortunate enough है, आपका जो है आपकी जो requirement है, आपका जो interest है और UPSC के टाइम वैकेंसी है तो वो आपको मैच करती है तो वो मिल जाती है. अदरवाइज कई बार आप फर्स्ट रैंकर होकर के भी आपको अपनी चॉइस का स्टेट भी नहीं मिल पाता है. We have so many examples for that. Okay. Then another thing about this exam is, I will not take much of your time. Believe me that this exam is not just about clearing your civil services and getting into this. If you are preparing for this exam, believe me, this exam is a game changer in your life. Preparation is something which is very beautiful, and a journey of UPSC is very beautiful. Of course, the destination is very lovely, it's very beautiful. Lavasana is very good, and achievement and your going there is very beautiful. But believe me, this whole journey is also very beautiful. Why? Because this journey teaches you so many things which otherwise we are not reading or we are not knowing much about it. Supposedly you are preparing for UPSC. You know what is happening in right now. What is happening between Hamas and Israel right now? है ना? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अखबार समझ में आती है. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आता है कि RBI ने रेपो रेट कम किया या ज्यादा किया, इसका क्या मतलब है ना? अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री दुबई में क्या करने गए, ठीक है. एनवायरमेंट के बारे में क्या बात हो रही है, कौन सी फंडिंग की बात हो रही है, ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट यू बिकम अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अवेयर पर्सन, है ना. प्रिपरेशन मेक्स यू दैट. हम में से आप जिसको भी बात कर लो, जितने भी टॉपर्स हैं या हम भी इन प्रोसेस से गुजरे हुए, हमको भी पहले नहीं पता था जब तक कि हमने इसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हम अपने कुकून में बैठे होते हैं. But once you prepare, you are knowing everything about, you know something about everything in the world. And knowing something about everything is what is a generalist. That is a generalist, and that is this UPSC is a generalist exam. You are required to know something about everything. So when you are preparing for this exam, and once you have honestly prepared, dedicatedly prepared for this exam, you will see that you are a transformed person. Completely transformed person, because you are a well-informed person. And in today's knowledge economy, in this today's globalized world, if you are not knowing what is happening around you, you are lagging behind. चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक इंजीनियर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, you should be knowing what is happening around you, because everything is very interlinked, है ना. आपकी यूक्रेन रशिया की वॉर से हमारे यहाँ पे खाने के तेल का रेट बढ़ गया. कितना इंटरलिंक्ड है. वॉर तो हो रही है रशिया यूक्रेन में, ठीक है. तो एवरीथिंग इज सो मच इंटरलिंक्ड, है ना. एवरीथिंग इज सो मच इंटरलिंक्ड, एंड दिस होल प्रिपरेशन इज मेकिंग अस a very informed person. So I would suggest all of you that people go for personality development programs, है ना. आप जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ढूंढते हो, जाते हो. ये प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना. आप एक बार प्रिपेयर करो, एग्जाम देना है या नहीं देना, दैट्स अ सेकेंडरी इशू. तैयारी करके देखो, you will be a transformed person. You will be a completely different than the people who are not at all preparing for this exam. ठीक है. So I will not take much of your time. Again, I will say that this exam is very doable. Only thing that you need is, first you should understand before starting for the preparation of this exam, if you are willing to, first you should understand why you want to take up this exam. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए आपको प्रिपरेशन से पहले कि मुझे ये एग्जाम करना क्यों है. बिकॉज दिस एग्जाम इज टेकिंग लॉट ऑफ योर टाइम. 1 year, 2 year, 3 years, 4 years sometimes. So you have to keep yourself motivated. Anyone can motivate you for a moment or for 1 day, 2 days. आज इतने सारे लोग, हम 3 लोग हैं, हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिलेगी 1 दिन 2 दिन,
चौथे दिन 5वें दिन आपको खुद को खुद से मोटिवेट करना है। कई बार आप जो है प्रीलिम्स लिख रहे हो गया, मेंस लिख रहे हो गया, इंटरव्यू दे करके आ गए, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है और एक हफ्ते के बाद आपको फिर से प्रीलिम्स लिखना है। ठीक है, तो दिस इज, वी आर नॉट जॉम्बीज, है ना, वी आर नॉट रोबोट्स, वी हैव टू मैनिपुलेट विद आवर इमोशंस। सो उस टाइम जब आपको ये अप्स एंड लोज होते हैं लाइफ में इस प्रिपरेशन के दौरान, तो फर्स्ट थिंग that keeps you motivated is that why you want to take up this exam. So अगर आप में से कई लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, कई लोग जिन्होंने आधा हाथ खड़ा किया था, पूरा ऊपर नहीं किया था, जिनको ये झिझक थी, आई वुड रिक्वेस्ट इस एग्जाम को देखो, समझो, है ना, ये बहुत ही करने वाला एग्जाम है, हर कोई कर सकता है। हमारे यहाँ से गांव से बच्चे कर रहे हैं, काफी हम्बल बैकग्राउंड से कर रहे हैं। गर्ल्स who are married and they are also qualifying this exam. Rank 2 Anu Kumari, she was married, she was having a child also when she cleared this exam, and there are so many Anu Kumaris here. Then you have many people who cannot financially afford to sit and prepare. So we have many examples where people are working and qualifying this exam. So it means exam is doable under all circumstances, provided you have the right intent and you have the right आपका जो है hard work, and it's not just hard work, it is smart work. है ना, कोई भी कंपटीशन में सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, इट हैज टू बी स्मार्ट वर्क। ठीक है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, सो आई हैंड इट ओवर टू द टू बॉयज हु आर सिटिंग हियर, सो दे विल बी टेकिंग इट ओवर। थैंक यू मैम, आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस स्पीच बाय हार्ट। मैं ऐड करना चाहूंगी, रुचिका मैम ने खुद मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू राउंड तक पहुंची है। Now, it's Siddharth Shukla sir, AIR 18, CSC 2022, Assistant Commandant CISF. I would like to invite Mr. Siddharth Shukla sir. He belongs from Uttar Pradesh. He completed his BA Honours from Delhi University. The subject was History Honours. This was also his optional subject. He displayed his resilience by appearing in the exam for the 4th attempt and secured the rank AIR 18. Please sir. गुड इवनिंग मैम, मेरे से बैठे सभी वरिष्ठ लोगों को नमस्कार, और आप लोग जो मुझे सुनने आए हो, आप लोगों का आभार। यहाँ पे अंदर घुसते समय इतनी भीड़ देख के डर तो लगा मुझे थोड़ा सा, वो भी सारे BHU के छात्र हो आप लोग, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपका संडे बर्बाद नहीं होने देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये लेक्चर हम मंडे को भी रख सकते थे, थोड़ी क्लास बच जाती है आपकी, तो शुभकामनाएं और मिलती मुझे। मैं जिस तरीके से बोलूँगा वो ऐसा रहेगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उस पर भी अगर मैं थोड़ी सी लाइट डाल सकूँ तो कोशिश करूँगा कि आपके संडे को वर्थ इट बनाए। बाकी मेरे जब भी मैं बोलूँगा तो ओपन सेशन रहेगा, किसी को भी लगता है कि मैं कोई मूर्खतापूर्वक बात कर रहा हूँ तो तुरंत काटना उसको हाथ ऊपर खड़ा करके, ये मूर्खतापूर्वक है। और हाथ उठा के क्वेश्चन भी पूछ लेना, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो ये आप लोगों का ही सेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि स्कूल में मैं बहुत ही आइडियल छात्र नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर वगैरह भी नहीं आते थे, और PTM में मेरे पेरेंट्स को टीचर कहते थे कि लड़का ठीक है लेकिन ध्यान नहीं, ठीक है। लेकिन फिर 2016 में मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे घर में, जैसे मेरे पिताजी को एक माइनर ब्रेन स्ट्रोक आया, तो पहले मैं खेलने कूदने में सोचता था फुटबॉलर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी थोड़ी, तो मैंने तैयारी शुरू करी। मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मैंने केवल एक ही ऑब्जेक्टिव से तैयारी शुरू करी कि अब मुझे किसी जॉब में जाना है, किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना है, और जो भी कंडीशन थोड़ी बहुत मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने घर की, उसको करने का प्रयास करना है। तो मैंने पहले UPSC का पेपर उठा के देखा, जैसा कि मैम कह रही है कि काफ़ी लोग डरते हैं UPSC से, पेपर उठा के देखा तो मैंने बोला किसी और एग्जाम की तैयारी करता हूँ। तो मैंने क्या करा, CGL की तैयारी करी है, SSC CGL का पेपर करवाती है, CPO का पेपर करवाती है, उसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में SI या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हो, उसका पेपर भी देने गया मैं। CPO में मैं दिल्ली पुलिस में SI बन सकता था, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से मैं नहीं बन पाया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने और पेपर दिए कि आप लोग भी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, सोच रहे मैं करने जाऊँ,
लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि यही एक रास्ता ही रह गया है जीवन में, कि मैंने अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करने की ठान ली, मैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट हूँ तो वो करके ही छोड़ूंगा नहीं। और भी चीजें हैं करने के लिए, आप उन पे भी ध्यान देते रहिएगा, बीच बीच में और पेपर भी देने की ट्राई करिएगा, अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए पहले स्टार्टिंग में, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, एसएसपी जाके दिए। यूपीएससी देने से पहले मैंने ये सब चीजें देने की कोशिश करी कि हाँ कहीं मुझे कुछ मिले। उस समय मेरे जीजा ने बोला कि तुम इतने एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, तुम यूपीएससी भी कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि हाँ यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया मैंने 19 में, फिर मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, सबसे पहला फैसला आपको अपने दिमाग में कोई लेना है तो यही लेना है कि मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ है। जब तक आप ऐसा सोचोगे कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, 10 लाख लोग देते हैं, आईआईएम के लोग दे रहे हैं, वहाँ के लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोग दे रहे हैं, जब तक आप फंडामेंटली अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि इस पे एग्जाम को देने जा रहा हूँ, इसको क्लियर कर सकता हूँ, तब तक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी। और लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग और एग्जाम भी देते रहिएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं उन लोगों को पता चलता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, प्रेशर आता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर इतने टाइम से आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब सिक्योर करते हैं तो ये प्रेशर थोड़ा सा रिलीव होता है। तो मैंने काफ़ी एग्जाम दिए, सीपीएफ का एग्जाम दिया, उसमें क्या हुआ कि मैं मेडिकल में चले गया उसके, तो उसमें 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए होती है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, जो मैंने पहला एग्जाम दिया था। तो वो मेरी चेस्ट मेजरमेंट करने आए, तो जो कांस्टेबल मेजर कर रहा था उसने बोला 80 सेंटीमीटर भी 81 भी हो सकती है सर, क्या करना है। फिर इतने में एक सीआरपीएफ का बंदा आया, उसने बोला मैं नापूंगा, उसने नापते बोला कि 80 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगा। फिर एक आईटीबीपी के कमांडेंट थे, तो उन्होंने बोला बेटा आपके मतलब अच्छे नंबर है, वो आप जाके पुशअप्स मार लो, क्या पता आपकी चेस्ट इंक्रीज हो जाए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने मेहनत से पुशअप्स मारी, फिर वो सीआरपीएफ का बंदा दोबारा आया, बोला मैं ही नापूंगा। फिर उसने बोला कि दूसरे राउंड में उसने बोला कि आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर बिल्कुल सेम हाइट, मेरा हाइट जैसे हुआ है। अभी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, फिर यूपीएससी का पेपर देना शुरू किया मैंने। तो मैं मेरी गलतियाँ क्या रही उससे आप सीखिएगा। मैंने जब पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया तो मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था कि दुनिया में सारी किताबों को पढ़ के मैं ज्ञान लेके जब बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा तो मैं आईएएस बनने के लायक हो जाऊंगा। और ज्ञान तो मेरे में इतना है, बस प्रीलिम्स क्लियर करना है मेरे को, मेंस में तो आंसर लिखना मैं इतना शानदार लिखता हूँ कि कौन रोकेगा मुझे। तो मैंने कहा कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी करता हूँ, पूरी मेहनत से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, एकदम जान से होगी। 100 मॉक टेस्ट दे दिए, प्रीलिम्स में 126 नंबर आए, मतलब कट ऑफ से 30 ज्यादा। लेकिन मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देने गया मैं तो 250 में से 49 नंबर आए। तो बस में रोता रोता घर आया, तो मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं लग रहा है, तो पापा ने बोली रहने दो मत दो। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स से प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा ओपन रहिएगा। कम नंबर आ रहे हैं, ये परेशानी हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब उनसे क्लियर रहिएगा। मतलब पहले अटेम्प्ट में मेरी गलती ये थी कि मैंने केवल प्रीलिम्स पे फोकस किया, मैंने एग्जाम को समझा ही नहीं। तो आप में से जो लोग भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी पहली एडवाइस आपको ये रहेगी कि एक हफ्ता सोचो एकदम आराम से, अपने माइंड को अप्लाई करो कि ये क्या पेपर है, इसमें कितने स्टेज हैं, एक प्रीलिम्स है, 9 मेंस के पेपर हैं, कौन कौन से हैं, GS1 क्या है, GS2 क्या है, ऑप्शनल पे कितने सब्जेक्ट हैं, मैं कौन सा ले सकता हूँ। तो एक मतलब पूरा माइंड अप्लाई करना अपना पहले ही, मुझे एग्जाम को पहले समझना है फिर इसकी तैयारी शुरू करनी है। अब अपने एग्जाम को समझ लिया, जैसा मुझे लगा कि मैंने दूसरे टर्म में समझ लिया, या अब तो मैंने मेंस का सिलेबस देख लिया, अब तो फिनिश कर दूंगा। फिर एग्जाम देने गया, प्रीलिम्स फिर से निकला, मेंस देने गया, इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल आई। तो घर वालों मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था, घर वालों को लगा कि लौंडा तो आईएएस बन गया, इंटरव्यू हो जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, पूरी माला लेके तैयार रही कि हाँ चलो आईएएस बन गया। रिजल्ट आया तो जीरो रिजल्ट फाउंड आता है जब आपका नाम नहीं होता उसमें। तो सारे लोग एक साथ बैठ के देख रहे थे, तो मैंने देखा, तो मैं बोला अच्छा, मैं क्या चलता हूँ थोड़ी दूर। तो हमारे उधर एक पार्क है स्मृतिवन में, वहाँ पे गया और एक बेंच पे बैठ के बढ़िया रोया बहुत देर। ये भी मेरी एक एडवाइस रहेगी आप लोगों की जो तैयारी कर रहे हो, अपने एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेस को अपने अंदर घोट के मत पीते रहना, मतलब रोने का मन रहे तो बढ़िया रोना है।
मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ, रोने का काम तो मेरा है ही नहीं। अच्छा रोगे तो अच्छा पेपर होगा उसके बाद, मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिलती है रोने के बाद कि चलो ज़िंदगी में इससे ऊपर हो गया। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले तो आपको एक डिसीजन लेना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि ये पेपर है क्या। और फिर तीसरा पॉइंट होता है स्टार्ट करने का कि यूपीएससी में लोग भटकते इसलिए हैं कि लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स है, इसकी 3-4 किताब पढ़ लूंगा, हिस्ट्री की 10 पढ़ लूंगा, ये राइट करना है इसके लिए ये पढ़ लूंगा, करंट अफेयर्स का ये मटेरियल बढ़िया है इसको पढ़ लूंगा। जब आप अपने माइंड में इतनी सारी टास्क दोगे तो वो एक भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रिसोर्स को डिफाइन करना है कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है 6ठी से 12वीं, पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत से काम चला लूंगा, गवर्नेंस के लिए ये पढ़ लूंगा। एक पन्ने पे एक रजिस्टर में आपको लिखना है कि मुझे इतना पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे एक अखबार पढ़ना है और एक मैगजीन पढ़नी है, ये मंथली मैगजीन, नेक्स्ट भी हो किसी की भी हो। लेकिन आपको लिमिट करना है अपने आप को कि मुझे इस पेपर के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इतना कुछ जो मैं लिख रहा हूँ इसका मास्टर बनना है। इसमें मुझे ऐसा बनना है कि कोई भी मुझसे आके पूछे कि आप पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करते हैं तो मैं बताता हूँ मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होना उस सब्जेक्ट में आपको। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले बिलीव रखिए अपने अंदर, दूसरा माइंड अप्लाई करिए, तीसरा लिख दीजिए कि इतना पढ़ना है मुझे, और चौथा काम ये करिएगा जैसे कि इंसानी मानसिकता क्या होती है कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं सेकंड ईयर में हूं तो बहुत टाइम पड़ा है। अब मैं कहूंगा आपसे कि आपको एक असाइनमेंट देना है 1 महीने में तो 30वें दिन ही दोगे, क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है कि इंसान को अगर टाइम दोगे तो वो काम को बढ़ाता ही रहेगा। तो आप लोगों को एक चीज और करनी है अपनी तैयारी स्टार्ट करते ही कि आपको डेली प्लानिंग करनी है, अपने आप को प्रेशर पे रखना है। जैसे कि रात में सोने से पहले आप लोग लिख सकते हो कि कल मैं लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ूंगा, या 6ठी की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, इसके नोट्स बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक दबाव रहेगा कि मुझे इतना करना है, मैंने ऐसा सोचा था। फिर अगले दिन जब आप सोने जाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने बोला था कि मैं ऐसा पढ़ूंगा, मैंने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। मतलब यूपीएससी में आपको एक मैराथन दौड़नी है, बहुत दूर आपको जाना है। डेली अगर आप ये बोलते हो कि मैं 2 कदम कल चलूंगा और डेली अगले दिन आप ये बोलते हो कि मैं 2 कदम नहीं चला तो इसलिए नहीं चला, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप डेली एक कदम बढ़ रहे हो और डेली अपनी गलतियों से रूबरू हो रहे हो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके लिए कुछ भी है तो वो अपने आप से ईमानदार होना। मतलब दुनिया में किसी से भी झूठ बोलना, अपने आप से मत बोलना कभी भी कि मेरा पेपर इसलिए नहीं हुआ कि ऐसा बहुत मुश्किल आ गया है, ऐसे यूपीएससी में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, ह्यूमैनिटीज वालों के साथ बुरा करता है, मैथ वालों के साथ अच्छा करता है। कोई ऐसी बात नहीं है। गलती को अपने अंदर हमेशा ढूंढना कि गलती मेरे से ही कुछ हुई होगी या मैं ही कुछ ऐसा नहीं कर पाया हूँ। अभी ये है यूपीएससी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के बारे में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। काफी क्लियर लोग हैं यहाँ पे, डाउट नहीं है, तो ऐसे ही काफी बड़े हुए हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी, अब तैयारी आपने शुरू करी। आपने देखा कि इस एग्जाम के 3 फेज है, इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है सबसे ज्यादा? एकदम गलत जवाब। सबसे पहले प्रीलिम्स पे करना है। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 10,000 लोग मेंस लिखेंगे, 9,90,000 नहीं लिखेंगे। तुम मेंस की तैयारी कर लो, बहुत भयंकर, एकदम बादशाह बन जाओ उसके। पेपर ही नहीं दे पाओगे तो क्या करोगे? और मैं एससी की तैयारी करूंगा, दिन में 3 घंटा तो केवल एससी लिखूंगा, 150 नंबर आएंगे मेरे मेंस में। प्रीलिम्स से नहीं क्लियर हुआ तो एससी किसको दिखाओगे? भाई को पढ़ाओगे, छोटे लोग को पढ़ो। बहुत सबसे पहली आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप अच्छा खड़ा होने के लिए ताली बजाए। बोल ना, क्यों बेइज्जती करा रही है? ठंडा लग रहा है क्या? सर माय क्वेश्चन इज कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज करने का उसका स्ट्रैटेजी क्या था, या फिर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने प्रीलिम्स से स्टार्ट, सिलेबस से स्टार्ट की या मेन से? क्योंकि
सिलेबस काफी सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है दोनों का, तो आपके माइंडसेट में क्या था कि आपने प्रीलिम्स का पहले करना है या मेंस का पहले करना है, दोनों साथ में चल रहे हैं? ये अगले एपिसोड में आने वाला इसी पे बताता हूँ, आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। Thank you. जब हम सिलेबस देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो एक बहुत बड़ा ओवरलैप होता है कि पॉलिटी आपको पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ना है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, पहले आपको उसमें मास्टरी करनी है, और आपका एम ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स में मेरी ऐसी मास्टरी होनी चाहिए कि मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ, तो मैं सर्टेन रहता हूँ कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि मैं अपने बहुत दोस्तों को जानता हूँ जिनकी रैंक आई है, लेकिन वो 3 बार प्रीलिम्स में नहीं पास हुए। जब पास हुए तो उनकी रैंक आई, तो अगर वो पहली बार पास होते तो और बेटर रहता। तो प्रीलिम्स को कभी भी आपको हल्के में नहीं देना है। आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में प्री ओरिएंटेड थोड़ी बहुत रहनी ही चाहिए। जो प्री का सिलेबस है वो कोर है। जब तक आपको पॉलिटी के बारे में नहीं पता, तब तक आप गवर्नेंस क्या ही पढ़ोगे। जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तब तक आप एडवांस सब्जेक्ट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें क्या ही करोगे आप। तो सबसे पहले आप जो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन सिलेबस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें अपनी कमांड बनाने की कोशिश करिए। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 6ठी से 12वीं तक की, उन पे अपने नोट्स बनाइए। मतलब कुछ भी पढ़ना तो केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ना। जैसे कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो ना, आप उसमें कुछ अंडरलाइन कर रहे हो ना नोट्स बना रहे हो, तो आपका दिमाग एक बंदर की तरह पढ़ता है उसको, कि थोड़े दिन बाद ऑटो पायलट पे पढ़ रहा है, हाँ चलो चलो। लेकिन अगर आप एक पेंसिल लेके किसी किताब को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग को एक डायरेक्टिव है कि मुझे कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट निकालना है, तो वो उसको ध्यान से पढ़ेगा। तो यही करना प्रीलिम्स के लिए। पहले बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना, एक एक सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड बुक ले लो। पॉलिटी पे आपने लक्ष्मीकांत ले ली, किसी को डीडी बासुचंद्र वो ले ली। इन्वायरमेंट में दुनिया भर की किताबों में एक ही ज्ञान होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो एक एक बुक एक एक सब्जेक्ट पे मार्क डाउन करो और उसके नोट्स बनाओ। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आपकी मेंस की प्रिपरेशन एक अच्छे बेस पे चल सकती है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ये टास्क ले लो कि मेरी प्रिपरेशन तो मेंस ओरिएंटेड रहेगी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेंस है। तो आप थोड़ा सा पजल हो जाओगे स्टार्टिंग में। इतनी सारी चीजें हैं उसमें करने के लिए कि ऑप्शनल भी पढ़ना है, एसए भी पढ़ना है, ये भी करना है। पहले जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, तब आप शिफ्ट करना मेंस की तरफ। तब थोड़ा मेंस पे ओरिएंटेशन रखना अपना, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस देता है। जो लोग नहीं कर पाते वो थोड़ा सा बुरा फील करते हैं। मैं जानता हूँ दोस्तों को जिनको 25-25 लाख के पैकेज पे यूएस में 5 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, तो एट द एंड उनको बुरा लगता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस अपना ये रखना कि प्रीलिम्स के मास्टर बन जाओ, और इसके लिए पीवाईक्यू वगैरह अपने साथ रखना। फिर आप मेंस में ट्रांजिशन करोगे अपनी तैयारी में। और मेंस का जो ट्रांजिशन होता है तैयारी का, काफी दर्द भरा होता है, क्योंकि उससे पहले आपको लगता है कि प्रिपरेशन क्या है, नॉलेज ऑगमेंटेशन है। इंडिया 1945 में आजाद हुआ था, लेकिन मेंस वाला पुस्तक क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? अंग्रेजों का क्या रोल था, गांधी जी का क्या रोल था, उसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था? तो एक ही सब्जेक्ट जो उसको आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सी 3 लाइन में पढ़ते थे, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी मेंस की प्रिपरेशन में। लेकिन आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वही मेंस का बेस तैयार करेगी। बाकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट जो लोग करने जा रहे हैं, उनके लिए चाहे वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे स्टार्टिंग में या फिर मेंस में ट्रांजिशन करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो है कि आप अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा, एनालिसिस करते रहिएगा। वो आप नहीं करते तो आपको लगता है कि आज तो मैंने बहुत ही भयंकर पढ़ाई की है, पॉलिटी का तो मैं ज्ञाता हो चुका हूँ, लक्ष्मीकांत कुछ भी पूछ लो। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे नहीं आता है। तो अपने आप को हमेशा चेक करते रहिएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या सही पढ़ रहा हूँ, उसको रिटेन कर पा रहा हूँ। और इसके लिए आपके पास केवल एक ही चीज है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ, वो है टेस्ट देना। किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हो, तो ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या उस लेवल पे है कि आप प्री क्लियर कर पाओगे। आपके नंबर कम कहाँ आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में कम आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कम आ रहे हैं, क्या हिस्ट्री आपकी वीक है कि ज्योग्राफी आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको रखिएगा कि टेस्ट देते रहिएगा, लगातार टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। एक हफ्ते में बोल देना कि मुझे 2 टेस्ट देने हैं। तो ये थी प्रीलिम्स की तैयारी की। प्रीलिम्स की तैयारी में आपको क्या करना है, पहले जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसको पढ़ने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। फिर आप मेंस में ट्रांजिशन करते हो। प्रीलिम्स के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। नींद आ गया।
ऑप्शनल पूछी थी वो, डाउट है किसी का? ऑप्शनल के बारे में पूछी थी। माइक दो अबे ऑप्शनल पूछी थी, बताया नहीं, बताओ। आपके जो लोग क्वेश्चन है जैसा है कि सी सेट है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स का, उसको पहले लोग इग्नोर करते थे। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो मतलब आज भी फॉरेन सर्विस में जिनका 3 बार सी सेट फेल हुआ है, तो सी सेट को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सलमान लड़कों को डाउट था भाई। सर, डाउट है सलमान खान की शादी तो नहीं हो रही, रंडवा है क्या? लाया है 1900 कुछ में लाया भाई रैंक। नहीं आया, तीसरा रैंक आया। हाँ, टीचर बने हैं, क्या कहना, क्वेश्चन क्या है? बहुत सही। माइक दो भाई, माइक दो। इसमें तो कौन सा क्वेश्चन था? कोई आज तक पहली रैंक मिला है तो आप लोग आप पढ़ो उनसे। बहुत बड़ा खिलाड़ी तो बनाया नहीं गया तो वो हर योद्धा के लिए एक तरह से चैलेंज है कि तुम्हें इसको चढ़ा के कोई पूछवाया है, हो सकता है। बहुत सही। कॉमेडियन है भाई ये। मेरे पांडे जी मीडिया के काफी अच्छे ने काफी मदद करी उन्होंने। और ऐसी चीज को मानना कि हिंदी मीडियम से कोई पहला रैंक नहीं आया तो कभी कोई लाएगा ही नहीं, ये अपने आप में एक इंसानी जज्बा है। आप उसको चुनौती दे रहे हो कि आपके मतलब कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। अगर कोई 18 रैंक लाया हिंदी मीडियम का तो एक भी ला सकता है, पूरी सवाल ऐसा है जो आपको लगता है कि होना नहीं होगा, तो कोशिश करो, लड़ो, उसको लेके दिखाओ पहले। ये मत बोलो कि सिस्टम ही मेरे खिलाफ है, हिंदी मीडियम वालों मुझे प्रताड़ित करने के लिए प्रताड़ना झेल के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास रिसोर्स रहते हैं वो फर्स्ट रैंक नहीं, काफी मेहनत की है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है पहले ही आपने मान लिया कि आप थोड़ा सा अपने को नहीं भरोसा लगता है कि हिंदी मीडियम में कोई पहले मैं ये करके दिखाऊंगा। तुम्हारे पास जितने भी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं तुम्हारा नाम याद रखेंगे। एक लौंडा तो उसने करके दिखाया था, आगे आने वालों को नहीं बोलना पड़ेगा, कभी नहीं सकते तुम्हारे खिलाफ ही है, तुम्हारे मतलब बस की नहीं। उनसे कहना कि मैं भी अगर नहीं कर पाऊँ तो कहना कि तुम करके दिखाओ। एक किसी को ट्रेन करना है तो फर्स्ट रैंक है ना। बाकी बात की सी सेट पे, तो सी सेट को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि सी सेट के जितने भी पेपर है 2013 से उन सब को एक एक बार आपको सॉल्व करना है। दूसरा, कोई भी बुक उठा लीजिए सी सेट के ऊपर जिसमें सी सेट का प्राइमरी सिलेबस कवर हो और अपनी प्रिपरेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए उसको, क्योंकि कोई भी चीज जो आपको इस एग्जाम से एक्सक्लूड कर सकती है, आपके टैलेंट को एक तरह से नेगेट कर सकती है। आपकी बहुत अच्छी मेंस की तैयारी है पर आप सी सेट नहीं क्लियर कर पा रहे, आउट हो जा रहे हैं, तो उससे बचना है। आपको हमेशा एकदम श्योर ग्राउंड पे खड़ा होना है कि सी सेट में क्लियर कर दूंगा आराम से, तभी आप मेंस पे फोकस कर पाओगे, तभी जीएस पे फोकस कर पाओगे। तो सी सेट के लिए आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं और एक बुक ले लीजिएगा जिसको आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते हैं, मैथ्स में अपना एप्टीट्यूड बनाते हैं। दूसरा, सी सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन ये है कि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, नोवेल भी पढ़ते हैं, मैं आपको एक रैंडम पैराग्राफ देता हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज पढ़िएगा तो रटने के लिए मत पढ़िएगा, उसको समझने के लिए पढ़िएगा। और अखबार इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि अखबार अपने आप में सी सेट की तैयारी है। तो कोई भी अखबार लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको इस तरह से पढ़िए कि आपने जो पढ़ा वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये नहीं कि उसमें कोई फैक्ट था जो उसको आप ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए। ये एग्जाम जो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड का है, ये नॉलेज का एग्जाम नहीं है कि वो आपसे पुलिस में पूछेगा इंडिया किस दिन आजाद हुआ था या भगत सिंह को फांसी किस दिन हुई थी। ये आपसे पूछेगा कि इरविन गांधी टॉक्स में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, कैपिटलिस्ट लोग के लिए क्या था, कम्युनिस्ट के लिए क्या था। तो ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। तो अपनी पढ़ाई में हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको चीजों को समझना है और एक श्योर फुटिंग पे समझना है। ऐसा समझना है कि आप एक छोटे बच्चे को समझा सकते हो। ये प्रीलिम्स की तैयारी में फिर एक और पॉइंट आपने ऐड करा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल था कि सी सेट पे भी ध्यान रखना है।
फिर प्रीलिम्स के बाद आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा मेंस की तैयारी में, और मेंस की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके अच्छे नोट्स हो। तो मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जो ऑर्गेनाइज करवाने का टाइम एक्सीड होते हैं मुझे नहीं पता दीजिए। तो मेंस की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स बनाना। नोट्स क्या होते हैं? एक रिकॉर्ड होता है आपकी समझ का। आपने एक किताब पढ़ी, उसमें से जो आपको समझ में आया उसको आप एक सिस्टमेटिक वे में कहीं लिख दोगे तो वो नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनाने में काफ़ी गलती लोग ये करते हैं कि पूरा लिखने लग जाते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो मेंस की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में करोगे कि सिलेबस वाइज नोट्स बनाओगे। सिलेबस में लिखा है कम्युनिज्म, तो उस पर नोट्स बनाने हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने। कम्युनिज्म पे कोई भी किताब पढ़ोगे, सेकुलरिज्म पे किताब पढ़ोगे, उसको एक बार रीड करना, अंडरलाइन करना, दूसरी बार जब पढ़ना तब नोट्स बनाना, ठीक है? ताकि नोट्स में आपको पहली बार जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है ये भी जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरी बार में आपको समझ में आएगा कि नहीं इतना जरूरी तो था जितना लग रहा था पहली बार में, क्योंकि इंसान का माइंड थोड़ा ईजी होता है जब दूसरी रीडिंग में जाता है। तो मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं। और दूसरा मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी करनी होती है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की प्रिपरेशन के लिए आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6वीं से 12वीं तक की, तो पीछे दिए हुए हर एक सवाल का उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट जैसे क्वेश्चन का भी आप अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे पाते, क्योंकि आपका माइंड अभी उस पेज में नहीं गया है कि मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और उसका उत्तर मैं सोच के लिखने लग गया स्पीड के साथ। ये एबिलिटी आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटीज को जब पढ़ते हैं, पीछे उसके क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देंगे, अपने पास मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक रख देंगे, उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके उत्तर को सोचेंगे, तो भी आपका दिमागी स्किल डेवलप करने लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आंसर सोचना है, फिर लिखने की प्रैक्टिस के आंसर को लिखना है। तो मेंस की प्रिपरेशन में नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग पिलर है मेंस की प्रिपरेशन के, और दोनों दर्द भरे काम होते हैं, क्योंकि इंसान को लिखने में मेहनत लगती है, नोट्स बनाने में मेहनत लगती है। नोट्स बनाने में इंसान क्या सोचता है कि मैं जो कि इतना समझदार हूँ, एक बार में ऐसे भयंकर नोट्स बनाऊंगा जिंदगी भर उससे पढ़ता रहूंगा, या फिर ये सोचता है कि मेंस के लिए मुझे कोई इतनी मोटी किताब दे दे, पूरा चार्ट जाऊंगा उसको पास हो जाऊंगा। ये दोनों असंभव है। आप कभी भी परफेक्ट नोट्स बना ही नहीं सकते, आप कभी भी यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर कर ही नहीं सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि जितना भी आप कवर कर रहे हो सिलेबस, जो भी किताब पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, उसमें नोट्स जो बना रहे हो अगर आपको लगता है 1% भी अच्छा नहीं बना, तुरंत छोड़ दो। मतलब प्रिपरेशन में एजिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ भी लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तुरंत चेंज करना अपने आप को बदलने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाना। अपने मैं को कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझना कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी जैसी स्ट्रेटजी 100 लोग पहले ही फॉलो कर चुके होंगे। तो कोई भी चीज लगे कि गलती हो गई थी, तुरंत मानना है, तुरंत चेंज करना है। अभी थोड़ी देर का मैं ब्रेक लेता हूँ आप लोगों से, अगर किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स के बाद थोड़ा सा आगे बोलेंगे। जो पहले बोलेगा वो इस मजबूरी में लास्ट में बोला कि हम रोक नहीं कोई रोक नहीं हेलो सर, नहीं सर, गुड इवनिंग बोल दीजिए। ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन एंड में होगा, दिस विल बी द लास्ट डायरेक्टली। ये बीएचयू में टेंशन हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा में आया। कोई नहीं भागन भर गई। ये पक्षपात हो रहा है, आप मुसलमान ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा काम तुरंत अजीब हाल है भाई। लगता है कि अच्छा काम है तुरंत कर रहे पकड़ो हमको, आपके पीछे तक क्या बड़ा भी मेरा भी टारगेट बढ़ रहा है, पिछवा दे। घर वालों ने जिद से मतलब कोई मान नहीं रहा था बीए के लिए, और लोग बोल रहे हैं कि बीए करके क्या करोगी, बोले बकरी चलाओ बीए करके। काफी जिद था, तो आई थिंक 1 से 2 महीने तक बूथ रोए बीए के लिए। और कर दिया उस तरह बीमार हो गए थे, बट मैं बात अभी बताई भाई, मैं बात बताई शुरू से पैदा कर अब मैं बात
पूरा खानदान बता दो। भाई समझाए, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना शॉर्ट। वाली बात कही थी, वैसे ही थोड़ी सी दराज के बीए के प्रति भी लोग को मैं अपने गांव जाता था तो कहते थे क्या कर रहा है, बीए कर रहा है, क्या नहीं हो पाती है। ये यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करेगा। आप जो सब्जेक्ट्स आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उनको एकदम अच्छे से पढ़िएगा। सोशल साइंसेस की बेस है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का। जीएस 1 2 4 एक तरह से सोशल साइंसेस पे ही डिपेंड करता है। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा और इसको भी अगर जिम्मेदारी दीजिएगा कि आपके बाद जो लोग बीए करने जाएं उनको कोई ना बोले, उनके माँ बाप बेहोश ना हो। Thank you so much, sir. Now, it's Suryaban Yadav, sir. AIR 27, CAC 2022. Suryaban, sir. He hails from Nalasopara town in Palghar district of Maharashtra. He first appeared for the UPSC Civil Services examination in 2018. He managed to clear it in that attempt with a rank of 488. He was selected for Indian Revenue Services. Suryaban sir also cracked Indian Forest Services, securing an AIR of 7 in the same year. But his resilience to get IAS post made him prepare again. Finally, in his 5th attempt, he cracked UPSC CSC 2022 with an AIR of 27. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत सारा करेक्शन करना चाहता हूँ प्रीवियस इंट्रोडक्शन में अपने कि मैंने पहली बार में नहीं क्लियर किया था। पहली बार में तो मेरा प्री भी नहीं हुआ था। शायद मैम के नोट्स में शायद कुछ गलत लिखा हो, तो आप लोग भी नोट ज़रा ध्यान से बनाइएगा। मैम के स्टूडेंट हैं। बैक इन कॉलेज 2015 में जैसे अभी किसी ने पूछा वहाँ से कि क्या ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग 2015 में जब मैं यहाँ से IIT BHU से पास पढ़ रहा था, 3rd ईयर में था, अभी मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। एंड देन आई टुक एडमिशन इन सम फर्जी कोचिंग, यहीं पे बनारस में ही है, आपको मिल जाएगा। और पैसे मैंने लगा दिए। 2 साल गया मैं, मुझे मालूम पड़ गया कि अच्छा बिपिन चंद्रा पढ़नी होती है, अच्छा रमेश सिंह पढ़नी होती है। फिर 2 साल बाद और मैंने पढ़ाई की तो मुझे मालूम पड़ा कि बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी होती और रमेश सिंह भी नहीं पढ़नी होती है। फिर मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ी पूरी प्रिपरेशन। 2019 में मैंने और अच्छे से अटेम्प्ट दिया। इस बार मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू को गया था। मैं फॉरेस्ट का भी मेंस लिखा था, उसका भी इंटरव्यू दिया था। सोच रहा था कहीं तो हो जाएगा, कुछ तो उम्मीद होगी मेरी। दोनों में नहीं हुआ था। फिर जैसा सिद्धार्थ ने बोला, मैंने वही अपना टेक्निक कोने में बैठ के रोया 4 बार। फिर वापस एग्जाम लिखा, फिर उसमें दोनों में हो गया। फिर एग्जाम लिखा, 2021 में इंटरव्यू तक गया था, फिर नहीं हुआ मेरा। फिर 2022 में लिखा, फिर हो गया इसमें। तो द पॉइंट इज, जैसे मैडम ने भी कहा था कि कुछ लोग जो लिखते रहते हैं उनका होता रहता है। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का अगर आपको बताऊं, he has consistently scored more than 125 for in all 4 attempts in prelims, which is a big feat. Last year itself he scored 149, all time highest in prelims. मतलब शायद किसी का नहीं था, मेरे पहचान में तो किसी का नहीं था। लाना वाले को कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। कुछ लोग का पर्सनालिटी टेस्ट में कंसिस्टेंटली 190 प्लस होता है, मेरे नहीं थे। इस बार आ गए गलती से, तो आपका भी ऐसे ही गलत साथ हो रहा चाहिए। मैं 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ। एक, चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे बहुत वेरी करेंगे, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का सोशल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएगा। देयर आर सम पैरामीटर्स टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल, कितना स्कोरिंग है आपका ऑप्शनल में। आज के समय पे अगर आप देखोगे, मैथमेटिक्स में स्कोर मिलता है, बट इट्स टफ टू गेट दैट स्कोर। हिस्ट्री में इट्स टफ टू गेट 300 के ऊपर, ठीक है।
सेकंड है स्कोरिंग के सिवाय फैकल्टी, कोचिंग, मेंटरशिप, बुक लिस्ट, ये कैसा अवेलेबल है। अगर ये सब आपके पास अच्छा है और स्कोरिंग भी है ऑप्शनल, और आपको थर्ड जो फैक्टर है कि आपकी क्या इच्छा, आपकी क्या रुचि है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये ऑप्शनल में कर सकता हूँ या मेरे ग्रेजुएशन में फैमिलियरिटी मेरी अच्छी हो गई है, देन यू कैन चूज। तो मेक 3 ये पैरामीटर्स और उसके हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कीजिए कि मुझे क्या चीज़ करना चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो we'll discuss it at the end of the session. और second point I want to discuss was about answer writing skills. यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स नए होंगे शायद, पर कुछ तो होंगे जो शायद कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे। I do not want them to disappoint. तो अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ोगे, you will get that there are some keywords, certain keywords are being mentioned. कैसा आपका आंसर होना चाहिए, बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग? वी शुड नो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। वैसे एक पैरामीटर यूज किया गया है उतना जूम नहीं करो कि एबिलिटी टू एनालाइज। कोई सवाल आया तो कैसे आप उसको लिखोगे, एबिलिटी टू एनालाइज का मतलब क्या कीवर्ड दिया गया है, सवाल का डायरेक्टिव क्या है, यू हैव टू ड्वेल इनटू दैट, यू हैव टू रिलेट विद दैट विद द करंट and contemporary events, in the international events. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए, फॉर एग्जांपल कोई बजट आया होगा या कोई स्कीम लाई गई होगी, कोई पॉलिसी लाई गई होगी, कोई फंड्स रिलीज किया होगा, इन दैट सेगमेंट। एक है रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर। दिस इज मेंशन्ड इन यूपीएससी के सिलेबस में, मेंस का अगर आप डायरेक्टली पढ़ोगे। पीपल डोंट रीड इट बट आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द ब्रोशर वेरी क्लियरली। आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन योर आंसर्स। relevant, meaningful and succinct answer. What does that mean? बहुत लोग राम कहानी लिख के आते हैं, महाभारत पूछा है तो नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चंस के रेलेवेंस भी तो होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस के रेलेवेंस में नहीं है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं है। सक्सिंक्ट का मतलब क्या है? There is a defined word limit, there is a defined space limit, there is a defined time limit for your paper. ये है सक्सिंक्टनेस। इसके आधार पर अगर आप आंसर को लिखोगे और हर जगह आपने अगर ढंग से ठीक ठाक एवरेज परफॉर्म किया है, यू विल गेट गुड मार्क्स। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स। अगर किसी को और इसके ऊपर जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू राइट आंसर या इस टाइप से, यू कैन ब्राउज एंड गो थ्रू इट इन डिटेल। एक होता है कि इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स क्या है आपके अंदर, ये कीवर्ड है, मैंने कुछ नहीं बनाया था आपसे। अब एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हो सकता है कि अगर वो कोई आंसर लिख रहा है तो कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई डेफिनेशन, कोई कमिटीज के नाम लिख रहा हो या फिर कोई पॉलिसी, लॉ, एक्ट, वो ऐसी कुछ चीज़ें डाल रहा है उसके अंदर जो एक उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि हाँ इसने पहले से कुछ रिसर्च किया हुआ, ही इज गुड एट डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, केस स्टडीज, रोल मॉडल्स, कमीशंस एक्सेट्रा। वो उसको कोट कर रहा है आंसर में, तो दिख रहा है कि हाँ आदमी पढ़ा लिखा है और उनको यही चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। किसे लगता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए? कोई नहीं, एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही क्वालिटी पूरे सिविल सर्वेंट्स में रिक्वायर्ड है, सभी आप रैंडमली उठा के देख लीजिए, एंड दैट इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। इफ यू आर वर्किंग ऑन द फील्ड, व्हाट इज द रूल? रूल पढ़िए, रूल कहता है ये तो ठीक है, दिस इज कॉमन सेंस। इफ द रूल डजंट से इन दैट फेवर, दैट इज you have to neglect that. It is as simple as that. And second that I will add is humility and humbleness. How grounded you stay after selection. You should know where you come from. Only then you will go where you wanted to go. ठीक है? Apart, this is all about I wanted to share. ठीक है? Now we can begin with question and answer sessions. सब लोग हाथ मत खड़ा करना, आराम से एक एक करके we will give you time, sufficient enough time to discuss each and every question in detail. Relax. बहुत समय बैठे रहिए, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? और else you can also do one thing, write a short piece of paper and pass it to some of the volunteers. ठीक है? संघर्ष करो। Apologies from my side, sir. We'll take the questions soon. Before that, next आया सब हिंदी मीडियम में भी है, तो अगर आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम आपके लिए रुकावट बन रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
You can take coachings in Hindi medium as well as there are privilege cards available for all students. ये क्या भीख मांगना हुआ कि जला लीजिए अपने से, हम लोग खुद से जलाते हैं। खड़ा मत चूतिया हमारा कुछ नहीं किसका दिखा लो। Thank you. Volunteers, can you give me one? He's asking. We'll come back to you. मुंह में सटा के अरे मुंह में अबे ले लो भाई, माइक है, साउंड नहीं दिया, अरे माइक है, कुछ और नहीं है, ले लो। मुंह में डालो जी को, नीचे ना मारो, मुंह में डाल दे। हेलो ऐसे ही जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एक बहुत बड़ी गलती आप ये कह सकते हो कि पहले मैं पॉलिटिक्स खत्म करूं, देखो वो कितना बढ़िया दिया हुआ है, उसको खत्म करूंगा जरूर। अगर आपकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही आप प्रॉपर टाइम एक सब्जेक्ट को डेली देते हो तो आप देखोगे कि हिस्ट्री में ही पॉलिटिक्स छुपी है, हड़प्पा के टाइम क्या पॉलिटिकल, बहुत सही, एरिया में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सभा होती थी, उसी के बेसिस पे डेमोक्रेसी देख सकते हो। हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स भी छुपा है, इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री भी छुपा है, ग्रेट डिप्रेशन एक हिस्टोरिकल इवेंट है। कहां बन रहा है अपनी जो प्लानिंग है उसमें हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दोगे और उसके बेस को अच्छे से कवर करोगे। अरे एनसीईआरटी सोचने से पढ़ोगे, हम कर रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी थॉट अपने आप आ जाएगी। मतलब आपको यही करना है प्रिपरेशन में कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। ये फिलॉसफी नहीं रखनी है कि मैं पॉलिटी पहले खत्म करूंगा, इकोनॉमी पहले खत्म करूंगा, पॉलिटी में ही एक्सपर्ट बनूंगा, हिस्ट्री को छोड़ के भी मेरा काम चल जाएगा। इससे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि सब पे अपनी कम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की कोशिश करें। अरे थैंक यू बोल के बैठो सर। तो जैसे हम लोग कॉलेज में अभी, तो जैसे एग्जाम्स आते हैं तो हम लोग का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि सब्जेक्ट्स वही है जो सोशल साइंस वाले, बट फोकस ये हो जाता है कि अब एग्जाम आने वाला है तो पहले सेमेस्टर्स में टॉप कर दो, फिर प्रिपरेशन रह जाती है, फिर इस हिसाब से कब से एज अ साइड बाय साइड कैसे चलाएं एग्जाम्स के साथ। अरे बीएचयू वाले करिए ना, अरे आप मत बोलिए, इनको दीजिए, ये अच्छा बताइए। आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, उसको पूरी वैल्यू रखो, आपका सिलेबस है उसमें पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, एग्जाम को पूरे मन से दो, लेकिन प्राइमरी एम अपना यही रखना कि अगर आपने कोई लंबा टारगेट देखा है तो मत से क्या इसको बोल के तुम ले लेना, आपके पास सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं, एग्जाम आपका एक ही दिन का होता है, 2 दिन की पढ़ाई होती है। बिल्कुल सर, मैं भी कॉलेज में था आपकी तरह, मैं भी कॉलेज में से सब फेंक रहे हैं सर, एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं सारे। आपका मोटिवेशन कितना है, इंसेंटिव्स कितने हैं वो देखिए ना, हो सकता है लोग करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो डिफरेंट है। चलो बोलो भाई, गर्लफ्रेंड रखते हुए कैसे तैयारी करें? आपका राइट यूटिलाइज हो चुका है, एवरी अदर पर्सन तैयारी करें, वेलकम बैक। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है प्लान है, बट उसके साथ प्लान भी रखना चाहिए या नहीं, ये नहीं कर सकते बाई चांस हो या नहीं, मेहनत पूरा करेंगे लेकिन उसके साथ प्लान भी रखें कि नहीं रखें, मेरा ये सवाल है। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो और अगर आप एक साथ मान लीजिए कि आपने 7-8 सीढ़ी चढ़ने के फैसला किया और पूरी छलांग मार दे, और अगर आप नहीं कर पाए चोट लगेगी, डेफिनेटली चोट लगेगी, तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ रिस्क आपको हेजिंग करनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट आपको हर जगह लाइफ में करना है, आपने आज भी मैनेज किया है और रोज सेम स्किल्स को आप अपने प्रिपरेशन में भी यूटिलाइज करें। वो अपना कुछ दिखा रहा है, मैं अपनी काम कर रहा हूं, बैक इन 2018 जब मैं आईटी बीएससी में था, तुम भी पूछो। अरे माइक लेना नहीं बोलेंगे भैया, आप लेटेस्ट आए, मेरा क्वेश्चन नहीं बैठ के मैं प्रिपरेशन करती हूं, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने सोचा नहीं मैं प्रिपरेशन ही करूंगा, नहीं भैया 2 घंटे में 4 घंटे कैसे सोया जाए? ये जो दिसंबर 2021 में क्वेश्चन करूंगा ना,
और एक दिन में यूपीएससी दिसंबर में मेरे सारे दोस्त अच्छे कंपनी में एक दिन में कैसे यूपीएससी सुहाग रात को भी पढ़ाएगा। फिर मैं जो पीछे की जो कंपनी होती है 6, 7, 8, 9 लाख रुपए देती है, तो उसमें मैंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और मैं इंटरव्यू तक गया। मैंने 4 आप आईआईटी से थे, हम लोग आर्ट्स फैकल्टी से हैं। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल, आई डिड नॉट। हाँ, बिरला में झगड़ा करते हो कैसे पढ़े? ये योरसेल्फ की आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आप बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड हो, पढ़ाई में मन लगता है तो तो आप दोस्त कैंपस प्लेसमेंट जॉब वगैरह का डालने का लड़ेगा बहुत। बट अगर आप सॉलिडली प्रिपेयर्ड नहीं हो उसमें जाके तो फिर आपको ये सब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और यही 3 साल होते हैं जिसमें आप अपने बेस को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर। भैया फोटो इसलिए ये 2 ढाई साल 3 साल जितने मिलते हैं इसको एकदम जुडिशियसली यूटिलाइज करो, देन यू विल नॉट need not to think about the plan here. Good evening, sir. Myself Shubhi Gupta from Varanasi itself. My question is that कि सर ये जर्नी इतनी लंबी है कि हमें इसमें इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जो मेंटल प्रेशर होता है हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? बिकॉज ये 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है, ये पूरा 1.5 से 2 साल ले लेता है। हम लड़के ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम लड़के हैं ना साहब, यही होता है हमारे साथ। इसकी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मैं जिस दिन उस पोस्ट पे बैठूंगी तो मैं अपने पीछे आगे आने वाले कितने लोगों को कर सकती हूँ अपने परिवार के। मतलब अगर आपकी मोटिवेशन इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं है, लास्ट में जाके ऐसे पोस्ट डाल रही हो, अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि जिस परिवेश से उसको बदलना है, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उस प्राइमरी मोटिवेशन को अपने अंदर ही रखिएगा। वो इंटरनल मोटिवेशन जब भी लगे कि बहुत ज्यादा हार चुके हैं तो एक काम तो मैंने आपको बता ही दिया कि रोना है बढ़िया, और रोने के बाद याद रखिएगा कि उन लोगों को याद रखिएगा तो अपने माता पिता को सोचिएगा, अपने मकसद को सोचिएगा। जिसका मकसद महान होता है, अच्छा होता है, अच्छा काम करना चाहता है, चलता रहता है। और दूसरा वो प्लान भी वाला जो क्वेश्चन था, तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि इस क्वेश्चन को कभी अपने आप को ओवरवेल मत करने दीजिएगा कि यूपीएससी ही सब कुछ है। मेरे बहुत दोस्त आईबी में रहे, सीआईएसएफ में रहे, मैंने खुद वहाँ ट्रेनिंग करी, बहुत अच्छा काम कर रहे लोग हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पेपर आपकी जिंदगी से बड़ा है, ये डिसाइड करेगा कि आप भर्ती में कि नहीं है। इसको पास करने वाले बहुत तेज हैं, मैंने भी किया है, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब और पेपर को भी देने की कोशिश करिएगा और एवेंचुअली को भी मत भूलिएगा। पंखे में न लगे, लाइफ में अच्छा काम करना जरूरी है, कहीं भी अच्छा काम अबे उठा उठा मुंह में लेके बोलना। क्या बोला बोलने के लिए? कुछ नहीं, वॉलंटियर को देने के लिए मत देना, बोलो पूछो ना सवाल। बोला कि भैया 10 रुपया देखिए। अगर आपको कहीं डर लग रहा है रोने, है ना, डोंट क्लोज योर माइंड्स, है ना। जो जितने भी लोग आपके आसपास पॉजिटिव हैं आप उनसे मिलिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास प्रिपरेशन के बावजूद कई बच्चे वो आते हैं जो मेंटली काफी डिप्रेस होते हैं। देखिए मेंटल डिप्रेशन उनके टैलेंट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग जर्नी है। एवरी डे वी आर टेकिंग क्लासेस जिसमें हमसे पूछने का तरीका देखो बच्चे रोज इंटरेक्ट होते हैं ना उनसे। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ। अगर आपको लग रहा है मुझसे अभी नहीं हो रहा है तो प्लीज जो लोग आपकी बात को सुन रहे हैं उनसे बात करो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपके पीयर्स हो, जो भी है। पॉजिटिव आपको खुद ही रहना। एक कौशल फेमस होना है, इसमें कुछ काम अभी शेयर स्टोरी में पूछो। 2020 का रिजल्ट आया था, 2020 क्या बोला राजेश? क्या राकेश फेमस होना है? नहीं, फेमस नहीं होना है। बोला भैया मुझ मार दे तैयारी कैसे कर? क्या क्या बीजेपी सरकार बना रही है, जाते हुए कैसे तैयारी कर सकते हैं? वहां से फेमस हो जाएगा। उसका मकसद केवल एक ही था, क्योंकि वो बुझा नहीं पाया था, वो स्ट्रगलिंग समझ रहे थे।
तो उसने सोचा इसको भी थोड़ा भटकाते हैं। उसने मुझे बहुत भला बुरा सुना। फिर मैं 2 महीने पढ़ाई किया, opinion दे करके आया, मैंने अपने आप से कह दिया को देखो, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, एक टैक्टिक्स है मेरी अपनी, और हर बार मेरा इसलिए फ्री निकल जाता है। और मैंने उससे यही कहा मेरा नहीं होगा यार, मैं बॉर्डर पे हूँ ऐसा ऐसा। फिर तुमको 2 महीने पहले समझाया और फॉर्चुनेटली मुझे मालूम था कि मैं एकदम सेफ ही निकल जाऊंगा। मेरे नंबर छोड़े, मेरे को बहुत क्लियर था, अच्छे नंबर थे, 120 नंबर। फिर से जब 2020 का मैंने एग्जाम दिया और मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मतलब कल फिर फोन करता क्यों फंसे हो, 3 साल हो गया, कब तक फंसे रहोगे? मतलब there are people who will try to divert you out, there are people who will try to मतलब instigate you, provoke your own thoughts and emotions. मुझे ऐसा लगता है what I used to do, मैंने अपने बचपन से गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत योगा किया था मैंने। मैं आपसे भी सजेस्ट करूंगा गेट अ हॉबी, डू समथिंग, डू लाइक योगा। मैं बहुत चेस खेलता हूं, भयंकर चेस खेलता हूं। मेरा एग्जाम के लिए कभी कभी 4-4 घंटे निकल जाते हैं। तो टेक समथिंग बैडमिंटन बैठो, एक हॉबी डाल बैडमिंटन, कुछ भी करो बट डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर फैकल्टी में करते हैं अपना वेरी फिट खेलते हैं। इट इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज बीन बनाता, लेकिन हम 5 बार देगा, 6 बार इंटरव्यू यूपीएससी बहुत ज्यादा। हर बार यू थिंक दैट इस बार हो जाएगा, फिर यू गेट अ सरप्राइज। अभी मत आई लाइक ऐसा होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर। गुड इवनिंग सर। अरे मत उतरो यार। गुड इवनिंग सर, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे सर? बहुत सही। ए नहीं देना है ए कौशल ए सर पॉइंट वाइज बता दीजिए सर। ऐसे पन्नी उठाकर दिखा देता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में आप 2-3 गलतियां कर सकते हो। एक तो आप आइडियल प्रिपरेशन करने वाला छात्र बन सकते हो कि मैं दिन में 14 घंटे पढ़ूंगा, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, कोई गलत काम करूंगा नहीं, साधु बन जाऊंगा महात्मा। और फिर मेरा पेपर निकलेगा भयंकर एकदम बढ़िया। ये 2-3 दिन करते हैं लड़के, फिर उसके चौथे दिन बोलते हैं कि चलो आज तो मजा ही करेंगे। मतलब प्रिपरेशन में आपको ये नहीं करना कि आपको जिस चीज में मजा आता है उसका क्या करना है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है उसको अर्न करना। कोई भी चीज जिसमें आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती हो, क्रिकेट खेलने में मजा आता है, फुटबॉल में मजा आता है, गाना सुनने में मजा आता है, उसको कमाना सीखो कि मैं 3 घंटा पढ़ूंगा बढ़िया, उसके बाद 15 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाऊंगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया से एकदम हट जाओ, मैं नहीं कहूँ अलग बात है, लेकिन कोई भी जरूरी नहीं है कि किसी काम में आपको आनंद आता हो आप उसका त्याग करके शरीर को कष्ट दो कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपने आनंद को अर्न करना सीख गए कि मुझे मेहनत करके कमाना है इसको, कि मुझे इंस्टाग्राम चलाने में मजा आता है या मुझे सर के बल चलने में मजा आता है, मुझे मेहनत से करना है काम। तो आपके लिए एक टारगेट रहेगा, एक इंसेंटिव रहेगा मेहनत करने के लिए। तो ये गलती मत करना कि कुछ दिन के लिए एकदम महात्मा बन जाओ, फिर कुछ दिन के लिए एकदम ही बेसिकली ये कह रहे हैं कि देखते रहिए ऑप्शनल में हिस्ट्री में आप अगर रीजनेबल मेहनत करते हो तो 280 तक नंबर ला सकते हो। और ऑप्शनल का डिसएडवांटेज है कि 300 प्लस लाना मुश्किल है, पर एडवांटेज ये है कि प्रीलिम्स में 17 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, लगभग 16 से 17, और जिसका ऑप्शनल नहीं होता उसके लिए टफ होता है। तो प्रीलिम्स में आपको एज देता है हिस्ट्री, मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, काफी चीजों को समझने में हेल्प करता है। अगर पसंद हो तो चूज करना, इस बेसिस से मना मत करना इसमें 300 प्लस नहीं है, क्योंकि 300 प्लस और ऑप्शनल में रेयरली लोग आते हैं और जो बहुत मेहनत करते हैं उनकी। और डज हैंडराइटिंग मैटर इन यूपीएससी मींस माय हैंडराइटिंग इज बैड। यहाँ जो लिखी है वो तो ठीक ही लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत मैटर करती है। मैटर करता है लीजिबिलिटी, जैसे कि कोई प्रोफेसर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, घर से क्या पता डांट सुन के आया हो, और पहली आपकी कॉपी देखता उसको समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो नंबर नहीं देगा, वो बोलेगा कि गुस्सा मैं निकालता तुम्हारे ऊपर। लेकिन वो थोड़ा सा मैच्योर आदमी है, वो आपकी कॉपी पढ़ता है, उसको बहुत आसानी से पढ़ने में आता है, बहुत ही क्लिष्ट भाषा नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा है, तो वो आपको नंबर देगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से कॉपी लिखनी है, उसकी जिंदगी आसान करनी है, तो वो आपकी जिंदगी गुजार सकते हैं।
उसकी जिंदगी में उसकी करोगे अपनी हैंड राइटिंग से, तो वो बदला तो लेगा ही। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन अ गुड ऑप्शन टू कंटिन्यू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी डिपेंड करता है। कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेड के साथ पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को सिंगल हैंडेड फोकस ही होता है। लेकिन जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप एक जगह स्टैग्नेट नहीं करते लाइफ में। आप यूपीएससी पे अटक जाओ, 2-3 मिनट ना निकले तो आपको लगेगा कि मैं रुक गया हूँ जीवन में। पोस्ट ग्रेड कर रहे हो, कम टाइम भी दे रहे हो लेकिन मैनेज हो जा रहा है, तो ये तो लगेगा कि आगे बढ़ रहा हूँ, नए एवेन्यूज खुल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने के। कर सकते हो अगर मल्टीटास्किंग अच्छी लगती है तो बहुत सही होता है। जय हिंद सर। Sir, I have a very simple question but complex. कहने से अच्छा हुआ से क्वेश्चन वाले बता पूछे क्या काम करेंगे, बट जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण या मिनिस्टर्स के कारण ऐसा हो जाता है उनके लिए इन्वॉल्वमेंट में सर्वाइव करना कि अनविलिंगली और विलिंगली मतलब राइट है घुस ले ही लेते हैं। तो क्या ये किसी के लिए पॉसिबल है पूरा लाइफ टाइम जब तक सर्विस में है अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी नहीं छोड़े, सिस्टम में ना डालें, उसको अच्छे से आप कर सकें। और यूरोप देखते हैं उसको पीरियड देखते हैं और वो मतलब ऑनेस्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सी सर्वेंट जैसे जो ऑनेस्टली से बहुत अच्छा काम करके गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप सिस्टम में कोऑप्ट कब नहीं होते हो, जब आप याद रखते हो कि मैंने प्रिपरेशन शुरू किस लिए किया था। मतलब एक चीज को हमेशा याद रखना, मतलब इसे वैसे मत लेना कि मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी बनना ही बनना है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मेरा देश, इसे ओन करो, ये मेरी धरती है, पूर्वांचल से आता हूँ, ये मेरे लोग हैं, ये देश में जितने भी लोग रह रहे हैं अपने, तो आप थोड़ा सा डिसइंसेंटिवाइज हो जाओगे कि आप उन लोगों को परेशान करके आप ब्राइब दे रहे हो, उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। गरीब आदमी अपनी जमीन का केस आपके पास लेके आया, आप उससे ले रहे हो तो आप सिविल सर्वेंट कहलाने लायक ही नहीं। लेकिन अगर आप इस मकसद को याद रखोगे तो आप ब्राइब देकर तो नहीं बनोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एज ए सिविल सर्वेंट आपको दो ऐसे फैसले लेने हैं जो दोनों ही गलत परिणाम दे सकते हैं। तो गलतियां भी हो जाती है लोगों से, कई बार फैसले सही होते हैं लेकिन उनका कॉन्सिक्वेंस गलत हो जाता है, तो वो तो आपकी जॉब में रह गए। जब आप अच्छे डिसीजन लेते हो, बड़े लेते हो, तो गलतियां तो होंगी, लेकिन ब्राइब लेना, करप्ट हो जाना, छोटे आदमी मतलब गांव से जुड़े हुए लोग जिनके लिए आप कुर्सी पे बैठे हो उनको परेशान करना, ये जो भी करते हो वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। मेरा वैसा मानना है कि जो अगली पीढ़ी आएगी सिविल सर्विस की वो ऐसी नहीं है। जो आज तक होता आया वो भी, उसमें भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन अगली पीढ़ी में काफी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लोग उठ के वहाँ जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जो रूरल बैकग्राउंड थे, स्मॉल टाउन थे, उनसे बहुत कम सिलेक्शन हुआ करते थे। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज वगैरह डोमिनेट करती थी सिलेक्शन में, लेकिन अब ऐसा नहीं। यहाँ पे केवल लड़कियों को ही माइक दिया जाता है। नजदीक ले जाओ, माइक थोड़ा नजदीक ले जाओ, आवाज आएगा। ले जाके पकड़ा तो Please maintain silence. Let us speak. ठीक से पकड़ो। She is already very hesitant. खाना मिले यार, भूख लड़कियों को अच्छा लड़कियों डर कहाँ से आ गया? काफी सारी चीजें आप मतलब कोई रिलेशन नहीं, इंसान को लगता है कि मैं डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन हम सक्सेसफुल हो जाए डर नहीं लगेगा। लास्ट अटेम्प्ट में भी तो क्या होगा? और विचार किसी के भी नहीं, केवल आपके दिमाग में टेस्ट की तरह आता है। आप वहीं पे पॉजिटिविटी क्रिएट करने लग जाओ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये एग्जाम में मेरे को लगता है मेरे अंदर कैपेसिटी है, और किसी सोच को पकड़ के चलने लग जाओ तो यही आपके घर में रहेगी, आपके दिमाग में। और काफी चीजें होती है अपने आप को इम्प्रूव करने की। आप मेडिटेशन, मैंने 3 साल डेली 1 घंटा मेडिटेशन करने का लास्ट टाइम ये मेरा रात का तो नहीं हुआ था, प्रकट बीच में पैदा हुए इस देश में उपनिषद लिखे गए, गीता लिखी गई। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स पूरी पता हो, लेकिन अपना दिमाग पूरा पता होना चाहिए। ये गलतियां करते हैं, ये इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। दिमाग को समझने के लिए स्मूथली को पढ़ो,
दूसरों को सुनना, गीता को पढ़ना। समझ में आया कि मेरी सिचुएशन बहुत लोग गीता पढ़ लो। अर्जुन ने भी युद्ध करने से पहले सोचा होगा कि मेरे पास बहुत बड़े योद्धा होता है, मेरे पास सवाल नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण को पढ़ना मुझे लगेगा इंसान का जज्बे पे भरोसा रखना, अपने ऊपर कोई ऐसा काम नहीं चलेगा। इंसानी जज्बे से बाकी अगर हिंदी मीडियम में तो फर्स्ट रैंक लाना तो किसी जज्बे का वाई को प्रूव करने का। फिर नेक्स्ट हिंदी मीडियम भाषा जो है एक तरह से आपके दुनिया को डिफाइन करती है। जितना उस भाषा पे आपकी कमांड है उतना आप जानते हैं। हिंदी भाषा से जज करते लोग इस बात को मैं पहली बार जानता हूँ। इस देश में हमेशा ऐसा रहा है कि एक एलीट लैंग्वेज रही है और एक पॉपुलर लैंग्वेज रही है। तो पहले संस्कृत और प्राकृत का खेल होता था, फिर मुगलों के आने के बाद पर्शियन लीड करता हो गया। लेकिन आज का समय है वो एलीटों का समय नहीं है, ये जनता का समय है। हिंदी मीडियम वाले अगर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन इंप्रूव करेंगे तो आप मेजॉरिटी में जाएंगे। वो जो फाइल होगी पेपर कैसा बनाना सिविल सर्विस का, वो आप साइन कर सकते हैं एक दिन वहाँ पहुँच के। चालू हो जाएगा तो ध्यान से सुन भी रहा है ये चालू हो रहा है। आपको किसी को प्रूव ही नहीं करना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट में आपका नाम आएगा तो वो एक अपने बहुत बड़ी गारंटी है कि आप बहुत कर सकता है। किसी को प्रूव करने के लिए मत पढ़ना, ना किसी का क्लेम करना कि हिंदी मीडियम भी अच्छा ही हो। हिंदी मीडियम में एडवांटेज बता रहा हूँ जिन लोगों ने क्लियर किया, जो मेरे दोस्त अभी मसूरी में मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनती लोग रहे, उनको उस लेवल का अप्लॉज भी मिलता है हिंदी में। आप हिंदी मीडियम में क्लियर करोगे आपको उस लेवल का अप्लॉज मिलेगा, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए एक आइडियल बने जो लोग आपकी तरह हेजिटेट कर रहे थे। और जब तक आप इस हेजिटेशन को नहीं मारोगे, जब तक आप ये भरोसा करोगे हिंदी में पूरी तरह से। मेरा क्या था कि हिस्ट्री ऑफ में 217 नंबर, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री ऑफ नहीं करा तो इसमें मेरा नहीं होगा, लेकिन मैंने हिस्ट्री ऑफ को नहीं छोड़ा, इसी से पेपर दूंगा और इसी में नंबर था। अगली बार टेस्ट सीरीज थी, 3 घंटे दिए थे उसको, उसी से क्लियर किया। हिंदी से प्यार करते हो तो प्यार करो, प्यार में ये नहीं देखना कि सुंदर है कि नहीं। सर कहाँ से? अभी आप हिंदी के लिए बोल रहे थे, पहले आपने बोला मैं हेजिटेट हूँ। अगर आप इतने लोगों के सामने खड़े होकर इतनी देर बात कर सकते हो, यू आर नॉट हेजिटेट। हिंदी हमारे प्रधानमंत्री को देखा, G20 हुई हिंदी में बोला, UN चले जाते हैं हिंदी में बोला, प्रधानमंत्री हिंदी में नहीं बोलती वो अंग्रेजी में बोलते। तो आपको जो भाषा आती है आप अपने आप को, इट्स नॉट योर लैंग्वेज, आप बोल क्या रहे हो वो उसमें वजन, भाषा में आपकी भाषा के माध्यम का वजन नहीं है, आपकी बात का वजन है। तो जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है वो इंग्लिश में बोल रहा है, जो हिंदी में वो हिंदी में, जो तमिल में वो तमिल में। अंग्रेजी हमारे दिमाग का डर है। आपने कभी शी जिनपिंग को बोलते देखा इंग्लिश में? आप अपनी भाषा, अपनी बात पे, अपने विचार पे कॉन्फिडेंस रखिए। भाषा तो सिर्फ माध्यम है, और भाषा छोड़िए, जो इंसान बोल नहीं पाते वो सिर्फ विचारों से भी बहुत Now there is a rapid fire round. Model that there are lots of questions. There are many aspirants who could not answer. We try to address them. Starting with question NCERT हिस्ट्री के लिए क्लास 6, 7, 8 जरूरी है सिलेबस से। थीम 1, थीम 2, थीम 3। आर्ट एंड कल्चर की 2 एनसीईआरटी आती क्लास 11 में, वो दोनों। ज्योग्राफी की क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एंड इफ यू आर वीक इन ज्योग्राफी यू कैन जस्ट ग्लैंस टू क्लास 9 एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। एट द सेम टाइम जीसी लियोन की बुक आती है जो ज्योग्राफी की लास्ट 30 चैप्टर में आपको हेल्प कर सकती है। अच्छा जीसी लियोन अच्छा
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी का अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन लर्निंग तो आप लिंक कॉम्बिनेशन एंड बहुत की बुक आती है वो पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए आई डोंट रिकमेंड अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंड, सो इट्स योर चॉइस दैट एनसीईआरटी दैट आई हैव मेंशन्ड। सब भोसड़ी वाले मुन्नार के लेक्चर नहीं देखते। एक क्वेश्चन है, हाउ टू डेवलप आवर पर्सनालिटी एज सिविल सर्वेंट। पहले आप प्री क्लियर कीजिए, देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। And I don't need to disrespect this. You should follow the pattern. पहले प्री तो कीजिए। कहाँ छलांग मार रहे हैं? Please understand this. दो नंबर का पैसा कैसे कमाया? आईएएस बनने के बाद घोटाला कैसे करा? और जो भी जोक्स है प्लीज शेयर विद अस भी सुनना चाहते हैं। There is a question by Prabhakar Raj. How to identify proper resources as I have done the same. 6 महीने तो देने पड़ेंगे आपको, थोड़ा तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। You will have to do certain homework. आपको मुझे जम रहा है या नहीं जम रहा है, what to is good some other ways, for example उसकी पिक्चर काफी अच्छी होती है, अच्छे होते हैं, कुछ और भी हाईलाइटेड होते हैं, that you will have to identify yourself. But in general जो भी टॉपर्स लोगों का सोर्सेस है, लगभग अगर आप टॉप जो भी बंदे को लगभग सेम सोर्सेस है। If I say for economic, this is the history जो मैंने कहा, everybody refers the same. Art and culture पर इतनी गानियाँ, everybody refers the same. There is no difference at all. Please try to go through that sources and only try to then change your sources for the fields. हेलो सर, मेरा एक सवाल है। कई बार कई लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया है हिंदी के लोगों से, और हिंदी में रिसोर्स की कमी है। क्या सचमुच हिंदी में रिसोर्स की कमी है, या कुछ लोगों ने ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर मेरा, कि कई बार कई लोगों का रिलेशनशिप वक्त नहीं देने के कारण खत्म हो जाता है। प्यार तभी मिलता है जब आपके पास संसार नौकरी होगी, तभी प्यार मिलेगा। बहुत सही। ये तो गलत है भाई, ये तो बहुत गलत है। एक साल से बिना नौकरी के ले रहा है, प्यार और संसार को कैसे मैनेज? बात गलत है। अर्न करना सीखो। बात करने का समय आधा घंटा बात करने तो उसके लिए 8 घंटा पढ़ना सीखो, तो प्यार और संसार मैनेज हो पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट गुस्सा हो जाएगी। सिद्धार्थ सर की यूनिवर्सिटी के टाइम में गर्लफ्रेंड थी वो। तुमसे बोला कि यूपीएससी के सिलेबस को समझो, तुमने यही समझा। सबसे इंपॉर्टेंट यही लगा मुझे। Good evening, sir. Sir, I have a question regarding the starting of UPSC preparation. That I have asked some person who are experienced in civil services. They used to say that if you want to start your UPSC preparation, then first of all you must do it by yourself. And once when you complete the syllabus, you can join the coaching just to boost up your knowledge. While some of them used to say that join coaching in the starting only, so that your basic preparation will go in the right direction. So, what is the right time to join any coaching if you want to? Can you please tell me? I would like to answer to this question. See, when you are coming to a coaching, कितने महीनों की होती है कोचिंग? 10 to 12 months. और इस 10 से 12 महीने में अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है? कोचिंग में आप आओ, आई वुड सजेस्ट जो भी कोचिंग में आता है, नाउ यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स व्हिच गिव यू एन आइडिया कि एनसीईआरटीज कौन सी पढ़ेंगे। इसलिए एनसीईआरटीज पढ़ के आइए ताकि आपको एटलीस्ट जो आप टाइम एंड मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द कोचिंग, you are able to understand it. एटलीस्ट आपको समझ में आए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है और आप क्लास में बैठ रहे हो और टीचर आपको रेफरेंस बता के थोड़ा सा डेफिनेशन देके आगे चला जा रहा है, आप सोचते हैं इन्होंने मैंने किया क्या। अगर आप कोचिंग को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हो तो एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटी इतनी छोटी छोटी तो होती है आपकी, वो पढ़ के आ जाओ तो आपको कोचिंग में ज्यादा एफिशिएंटली
you are able to understand. That is what I would suggest. Don't come with a blank slate. अदरवाइज कोचिंग के बाद फिर आप जो अपना टाइम लगाते हो तो आपने ऑलरेडी 10 महीने अपना लगाया है इन्वेस्टमेंट किया है, पूछ लिए तो बता थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया तो कम में प्रिपरेशन दैट आई वुड सजेस्ट. And there was a question confused in anthropology versus PSI. Is overlapping with other subjects important or not? Many people are taking maths. Many people are taking Sanskrit literature. Overlapping नहीं है तो भी they are getting qualified. And as far as your optional is concerned, Entro versus PSI, as one of them have just answered about optionals also. I would suggest that see every optional is good, provided you have grip over that. है ना, तो अगर आपको ऑप्शनल के ऊपर ग्रिप है आपका, ठीक है, देयर आर सर्टेन फिल्टर्स फॉर द ऑप्शनल. फर्स्ट फिल्टर इज योर इंटरेस्ट. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट तब तो आप उसको पढ़ पाओगे. लेकिन अगर सबको रखना है इसलिए मैं भी वो सब्जेक्ट रख रही हूँ या रखता हूँ तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है. सेकंड आपका फिल्टर है कि डू यू हैव समबडी टू हेल्प यू और गाइड यू इफ यू आर स्टक समवेयर. अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपको आपके दोस्त, आपके सीनियर या आपके प्रोफेसर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको गाइड कर सकता है. और तीसरा चीज कांस्टेंट इवैल्यूएशन थ्रू योर आंसर राइटिंग एंड समबडी इज चेकिंग योर आंसर्स. है ना, ये दो तीन अगर आपको इजीली अवेलेबल. लाइक से फॉर एग्जांपल if I like Urdu literature but I do not have a very good guidance for it, then what will happen is शायद मुझे 2-3 अटेम्प्ट में समझ में आएगा मैंने कहाँ गलती की और कहाँ इम्प्रूव है ना. तो ये सारे आपके जो है बेसिक्स होने चाहिए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी इज योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. समझ में आ गया. चिल्ला मत. फिलॉसफी ऑफ लाइफ काफी अच्छा है. मेरा दोस्त है अविनाश कुमार 17th रैंक, काफी अच्छे नंबर स्कोर करे 320 प्लस. और इतनी फिलॉसफी पढ़ के उसने कि मिलते ही याद रहता है, मिलते ही. बात सही. फिलॉसफी वाले आदमी पागल हो जाते हैं. जिसकी इच्छा हो मैंने फिलॉसफी पढ़ेगा तो पढ़ना. डेली रूटीन, डेली प्रिपरेशन, कोशिश करना सुबह थोड़ा जल्दी उठो. मेडिटेशन या कोई भी दौड़ना पसंद है, कोई अच्छे काम से दिन की शुरुआत करोगे तो लगेगा कि मैंने जिम के लिए शुरू किया है. मैं सुबह दौड़ने गया था या मैंने सुबह मेडिटेशन किया था, सुबह जिम गया था. तो कोशिश करना जल्दी उठो. और डेली रूटीन में यही कोशिश करना कि 8 से 10 घंटा अच्छी पढ़ाई करो. मतलब तुम 14 घंटे पढ़ सकते हो लेकिन 1 घंटे में 2 यूनिट पढ़ पाओगे, 28 यूनिट पढ़े. लेकिन तुम 8 घंटे में अगर 1 घंटे में 4 यूनिट पढ़ रहे हो तो 32 यूनिट पढ़ लोगे. तो स्मार्टली पढ़ना, अपने शरीर को ज्यादा थका देता है इंसान तो शरीर बदला देता है. तुम क्रिकेट का मैच देखोगे कि 1 ओवर देखने जा रहा हूँ वो 20 ओवर देखेगा, तो उसे रेस्ट करना है. बात करने लगोगे जिससे करते रहोगे, शरीर को रेस्ट चाहिए. एक टेक्निक ये डेवलप करना है कि अपना आराम कमाना है और डिफाइन करना है कि इतने बजे तक मजे करूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा. तो यही डेली रूटीन है. जल्दी उठने की कोशिश करना, कुछ अच्छा काम दिन की शुरुआत में 8 से 10 घंटा ही पढ़ना, उससे ज्यादा मतलब मन हो तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है. और अपना आराम डिसाइड करना कि आराम क्या होगा. हाउ वी शुड करंट अप्रोच करंट अफेयर्स. डेली एक अखबार, कोई भी अखबार ले लो, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पेपर करना, उसको पढ़ना है. और एक मंथली मैगजीन पेपर करनी है किसी भी कोचिंग के लिए. जब तुम डेली अखबार पढ़ोगे और उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़ने जाओगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा. या पार्लियामेंट में ये हुआ था, इस वजह से ये मंथली मैगजीन हुआ, तो वो डेली पढ़ना. यूपीएससी के लिए विषय विशेष के नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान चाहिए. तो इतने विषयों को एक निश्चित समय में एक साथ समन्वय कैसे बनाएं, इसका जवाब अपने अंदर आता हूँ. और समय के साथ यूपीएससी के नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे ट्रैक करें, लगातार लगे रहना, परसिवरेंस नहीं कीजिए. यूपीएससी का नेचर ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन एक कार्य में नहीं कर सकता है. यूपीएससी मेंस में टफ क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन सिलेबस के इर्द गिर्द भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स से ही पूछ सकता है. और ये मैटर नहीं करता कि यूपीएससी ट्रांसफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. आप जो कल तक इनडिसिप्लिन थे, क्या आप डेली 8 घंटा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप प्लान नहीं करते हो कि नहीं करते हो, आप प्लान फेल होने पर अपने आप को इम्प्रूव करते हो कि नहीं करते हो, अपनी गलती को मानते हो कि नहीं मानते हो. तो अपने आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से देखो. जो अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो यूपीएससी को ट्रांसफॉर्म होने ही नहीं देगा, उसको इजीली टैकल कर देगा. आईएएस और आईपीएस पढ़ने के लिए इस करना जरूरी है. सर
what UPSC wants from aspirant. यूपीएससी एक एस्पिरेंट से ये मानती है कि उसे बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मैं कल के दिन आपको अरे हमसे पूछो हम क्या मांग रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आपको बनारस के कल्चर के बारे में थोड़ी जानकारी है, इंडिया के कल्चर के बारे में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में जानकारी है, आपको बेसिक बनारस में अगर यहाँ पार्किंग बनानी है, यहाँ इंडस्ट्री बनानी है तो कहाँ ज़्यादा सही रहेगा, कहाँ से सामान ज़्यादा मिल सकता है। आपको बेसिक ज्योग्राफी की जानकारी नीचे बनारस की कि नदी में अगर पानी कम हो रहा है तो क्या कॉज हो सकते हैं, बाढ़ आए तो उसके कॉज क्या हो सकते हैं। मतलब आपको जनरली सब चीजों के बारे में थोड़ा ओवरव्यू क्या मांगती है। और दूसरा जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो आपके ऊपर कुछ भी भेज दे, मतलब कल के अखबार में कोई भी खबर आ जाए, आपसे इतनी बुद्धिमत्ता एक्सपेक्ट करता है वो कि आप समझ जाओ कि ये वजह है और उसको सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो, एक नई पॉलिसी सोचने की, ये जो प्रॉब्लम है इसको ऐसे सॉल्व करना है। मतलब जनरल नॉलेज चाहिए और ये एबिलिटी चाहिए कि कुछ भी फेंके आपके ऊपर, कोई भी खबर आ जाए, कोई भी इशू हो जाए, आप उसे हैंडल कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और अच्छाई और ईमानदारी तो करते ही है, तो मत भूलना है। Excuse me, sir. Sir, my name is Piyush Rai, a student of BHU from Art Faculty. Sir, my question is, sir, yeah, sir, मेरा क्वेश्चन क्या होते हैं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट के तरफ जाने से कैसे रोकें और अपने आप को बूस्ट कैसे करें इस फील्ड में अगर यू आर गोइंग थ्रू दिस। सिंपल क्वेश्चन। गिविंग द मॉक वो जब कोई दूसरा आदमी तुम्हारी कॉपी का वेट करेगा, तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो अपने आप थोड़ा सा ध्वस्त हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस चला जाएगा तुम्हारा। अंडर कॉन्फिडेंस को पार करने का एक ही रास्ता है कि इस चीज को हमेशा स्वीकार रखना कि तुम फिक्स नहीं होना है, कि आज के दिन तुम समझदार नहीं थे, जीवन में कभी हो ही नहीं। जब भी लगे कम नंबर है तो तुरंत कोशिश करना कि अगले पेपर देने की तैयारी शुरू करनी, खड़ा हो जाओ प्रिपेयर, कल ही पेपर दूंगा, इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, आज कम समझदार तो कल ज्यादा बनूंगा। मतलब अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना और कभी ये मत मानना कि फिक्स है कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंस पर टूट जाता है तो ऑटोमेटिक ना। आखिरी 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हेलो सर, माय नेम इज प्रियांशु सिंह। प्रियांशु बे अखबार पढ़ना है, अखबार कलम ये करके पढ़ना है, चाहे तुम उस अखबार में नोट मत बनाना, लेकिन अपने दिमाग को निर्देशित रखना कि मुझे इस अखबार में जरूरी चीज पढ़ना है। उसके अलावा महीने में तुम्हें मंथली मैगजीन खरीद लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट की खरीद लेना, ये विजन की नेक्स्ट ऐसी किसी की भी खरीद लेना और उसको अच्छे से पढ़ना और उसके नोट्स बनाना। अरे लेके दे दो तो कब बदल लियो उज्जवल, हम लोग जीत गए तो कोड बदल लियो उज्जवल, हम लोग जीत गए तो कोड बदल लियो। बहुत इंपॉर्टेंट काम है रिवीजन करना। रिवीजन करने में गलती है कि वो रिवीजन से कर रहा है, उसको लगता है मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ रहा हूँ, वही दोबारा पढ़ रहा हूँ, बोर हो जाता है। तो उसको एक्टिव बनाना, कैसे रिवीजन होता है, तुमने नोट बनाए उसको देख के आप एक एक्टिव होता है कि तुम कलरफुल पेन कह दो कि इस पेन में जो मेरे नोट्स हैं वो सबसे जरूरी इस पे है, लाल पेन से लाइन बनाऊंगा, या फिर तुम उस नोट पे नोट बनाओ, कहो कि इस नोट में जो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है उसको यहाँ लिख दूंगा कोने में, ताकि जब मुझे रिवाइज करना हो तो कोने को देख के चला जाऊंगा। मतलब रिवीजन में अपने दिमाग को काम दो, तो ये मत लगने दो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या फालतू कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसको काम दो कि तुम्हें ये करना है, ये एडवांटेज मिलेगा। तो एक्टिव रिवीजन करो, पैसिव मत करो। दिमाग में क्वेश्चन आंसर सोचो रिवीजन करते टाइम। पॉलिटी का चैप्टर रिवाइज कर रहे हो पार्लियामेंट, तो एक बार खुद ही सोचो 5 मिनट तक कि पार्लियामेंट का मुझे क्या क्या सोच के देखता हूँ। मतलब रिवीजन में नई नई टेक्निक यूज करो, थोड़ा एंगेजिंग करो। जिसको साले को पानी पिला रहा था, गुड इवनिंग सर, पानी पिला के दूध पीने का Okay, students, it's getting late. We would wrap up now. Don't worry, जितने questions रह गए हैं, we're taking the Telegram channel and the email address of both these speakers. You can type in your questions and send it to them. They will go in back. Okay? अच्छा लग रहा है। उज्जवल एक तो फोटो ले सकते हैं, हमारे साथ एक फोटो, क्वेश्चन पढ़ा गया, जवाब नहीं दिया गया, क्वेश्चन पढ़े, Please, students, please read it. I request you all हमारे साथ फोटो ले सकते हैं।
the students who are in the uppers case, they can leave, take your refreshment from the registration desk, as well as those who are interested in taking the privilege coupon, they can take it from the registration desk as well. Rest, please be seated. We have organized this small quiz for you. There will be no waste of time and you won't be bored.